गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके कमल फेस गुरु चैनल पर। तो दोस्तों, कल हमने जो चर्चा की थी वो चिन्ह प्रपाटी की सहायता से बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और बिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई आदि के बारे में हमने उनकी कहाँ धनात्मक होगी कहाँ ऋणात्मक होगी उन स्थितियों के बारे में जाना था। तो वो तो कल की बात, अब नेक्स्ट आज बात कर लेते हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, और फिर हम बात कर लेंगे दर्पण समीकरण की। और इस प्रकार से आपके जो प्रकाश का परावर्तन है वो टॉपिक 12th लेवल पर ही खत्म होगा, और उसके बाद में हम अपवर्तन को पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। इसी प्रकार हम स्टेप वाइज जब मैंने फर्स्ट डे क्लास ली थी तो उसमें आपको प्रकाश की जितनी भी घटनाएं बताई थी उनका हम स्टेप वाइज अध्ययन कर लेंगे। जो आपकी 12th क्लास की सिलेबस होगा उन घटनाओं को हम अध्ययन कर लेंगे। और यदि आपको अगर जो भी टॉपिक आपके NCERT में नहीं है फिर भी आपको पढ़ने का मन करे तो आप मुझसे बोल देना, मैं उन टॉपिकों को पढ़ा दूंगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो अपना टॉपिक क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। फोकस दूरी में संबंध। देखो, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध की बात कर लेते हैं कि हम यहाँ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों को लेकर के ही हम इस डेरिवेशन को समझ सकते हैं। और मैं यहाँ दोनों ही डायग्राम बना देता हूँ जिसके माध्यम से हम समझ लेंगे कि इनमें क्या संबंध होता है। तो देखो, जैसे हमारे पास यहाँ एक अवतल दर्पण है, यहाँ क्या है? अवतल दर्पण। और यहाँ ले लेते हैं हम उत्तल दर्पण। ऊपर हमने क्या ले लिया? अवतल दर्पण, और नीचे क्या ले लिया हमने? उत्तल दर्पण। तो इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूँ। अब देखो, समझ लो, जैसे हमारे पास माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, तो यहाँ एम डैश, ये भी क्या है? एम डैश, ये उत्तल दर्पण है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हुई दर्पण पर आपतित होगी तो वह परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजर जाती है। तो जब यह मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हुई दर्पण पर क्या हो जाए? आपतित हो जाए तो वह परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। तो ये इस प्रकार से है, और ये परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर जाएगी? फोकस बिंदु से। यहाँ जो पॉइंट है वो क्या है? F है, फोकस बिंदु है। अब इसके लिए बात करें, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण आ रही है तो उत्तल दर्पण पर आपतित होने के बाद में ऐसा लगेगा कि कहाँ से गुजर रही है? फोकस बिंदु से। ऐसा प्रतीत होगा। तो पीछे की ओर बढ़ाने पर ऐसा प्रतीत होगा कि कहाँ से गुजर रही है? फोकस बिंदु से F से गुजर रही है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब देखो, आगे बात कर लेते हैं कि मैंने आपको बताया था कि यदि कोई प्रकाश किरण जिस पथ से आई और दर्पण से टकराने के बाद उसी पथ पर लौट गई तो वहाँ दर्पण किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? समतल दर्पण की भांति। या आप ये कह सकते हो जो प्रकाश किरण आ रही है और उसी पथ पर लौट रही है तो वो अविलंब बन गई। क्या बन गई? क्योंकि मैंने आपको बताया था समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण को भी प्रकाश किरण आपतित हुई तो लंबवत यदि आपतित होती है तो जिस पथ से आई उसी पथ पर वापस लौट गई, तो ये क्या बन गया है? अविलंब बन गया है। अब मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था, कोई भी दर्पण है जैसे उत्तल या अवतल है, अब कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई दर्पण पर आपतित होती है। माना कि ये फोकस बिंदु है और ये क्या है? वक्रता केंद्र। अब मैं इधर से गुजार देता हूँ क्योंकि इधर तो छोटा पड़ गया ये दर्पण, तो ऐसे मैंने इधर से गुजार दी, तो जिस पथ पर आएगी उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई गोली दर्पण पर आपतित होती है तो वह जिस पथ से आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसका मतलब ये जो नियम है ये किसको व्यक्त कर रहा है? ये जो नियम है ये बता रहा है कि यहाँ यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई दर्पण पर आपतित हो रही उसी पथ पर लौट रही है तो वो अविलंब का कार्य कर रही है।
किसका कार्य कर रही है? अविलंब का। तो यहाँ ये अविलंब का कार्य करेगी, तो यहाँ एक हम अविलंब और बना देते हैं। तो अविलंब कहाँ से गुजरेगा? वक्रता केंद्र से। तो ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है? क्योंकि हमने समतल दर्पण में पढ़ी थी ये बात, समतल दर्पण में पढ़ी, और वक्रता केंद्र गुजरने वाली जिस पथ से आ रही है उसी पथ पर वापस लौट रही है। इसका मतलब गोलीय दर्पण के लिए वक्रता केंद्र से गुजरने वाली ये प्रकाश किरण है वो किसका कार्य करेगी? अविलंब का कार्य करेगी। ये बात क्लियर है? तो यहाँ अविलंब बना देता हूँ मैं। तो यही वक्रता केंद्र सी, तो यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण, या मैं एक अविलंब खींच देता हूँ, सीधी सी बात है। मैं क्या खींच रहा हूँ? एक अविलंब खींच रहा हूँ। तो अविलंब को यहाँ ऐसे करके माना कि एन एन डैश क्या है? एक अविलंब है, ठीक है। अब ऐसे मैं यहाँ भी खींच देता हूँ, ये भी क्या है? एन एन डैश, ये क्या है? वक्रता केंद्र सी है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? भाई मैंने अविलंब खींचा है और आप कहोगे सर आपने अविलंब सी से क्यों गुजारा है? वो इसीलिए गुजारा है, बात समझ में आए? क्योंकि अविलंब को हम ऐसे परिभाषित करते हैं और ये परिभाषा कहाँ अप्लाई हो रही है? गोलीय दर्पण के लिए वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण के लिए अप्लाई हो रही है। तो जब मैं अविलंब की बात करूँगा तो उसको कहाँ से गुजारना है? वक्रता केंद्र से गुजारना है। क्लियर? अब ये दो अविलंब खींच दिए, बाकी ये याद रखना है, भूलना नहीं, क्योंकि इसी के आधार पर हमने ये काम किया। अन्यथा यदि इसको भूल गए तो बाद में सोचो कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया, कैसे हुआ। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो इनका नाम और दे दो बढ़िया बढ़िया से, जैसे ये ध्रुव है पी, ये भी इसका क्या है? ध्रुव पी है। तो अब देखो मैं कह रहा हूँ कि ये कोण थीटा है, माना कि ये कोण क्या है? थीटा, ये कोण थीटा है। तो आप एक बात बताओ, ये कोण कौन सा होगा? ये भी थीटा होगा कि नहीं? ये कोण थीटा है, ये कोण क्या है? थीटा। तो ये कोण थीटा होगा। क्यों? कमेंट में जल्दी बताओ कि क्यों। आपने ये मैथ में पढ़ा होगा कि यदि दो समांतर किरणों को एक प्रच्छेदी रेखा काटती है तो उनके विपरीत ओर बने कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं कि नहीं? तो यहाँ ये भी थीटा, ये भी थीटा है। कारण क्या है? एकांतर कोण। तो एकांतर कोण के कारण ये दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए। अब एक बात बताओ कि ये वाली डिस्टेंस है, ये वक्रता यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी है, ये तो है। अब मैंने यहाँ कहा है कि ये अविलंब है, एन एन डैश क्या है? एन एन डैश अविलंब है। और जो अविलंब होता है, तो अविलंब के लिए बात करें, जिस समतल दर्पण पर जो अविलंब होता है हम परावर्तन के नियम का पालन करें। जैसे ये अविलंब है, वो जो प्रकाश किरण उस पर आ रही है, जितने कोण पर आ रही है उतने कोण पर जा रही है। तो अविलंब के साथ आपतित प्रकाश किरण, यदि जो आपतित हो रही है तब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर बनाती है। ये आपको पता है परावर्तन के नियम से, पता है कि नहीं? ये आपने देखा है अविलंब के साथ आपतित किरण जितना कोण बनाएगी परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाएगी। अविलंब के साथ आपतित किरण जितना कोण बनाएगी परावर्तित किरण उतना ही कोण बनाएगी। इसका मतलब तो ये हो गया कि जब हमने इसको थीटा माना है तो ये भी क्या हो गया? थीटा। तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। क्यों? क्योंकि ये अविलंब है, अविलंब के दोनों ओर बने कोण कैसे हो गए? बराबर। परावर्तन के नियम से I = R होता है कि नहीं? तो ये कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब इसको मैं 2 थीटा कह रहा हूँ, क्यों? जल्दी बताओ। इसको मैंने क्या कह दिया है? 2 थीटा। क्यों? जल्दी कमेंट्स आना चाहिए, बताओ। मैंने इसको 2 थीटा कहा है, क्यों? अरे आपने बहिष्कोण तो पढ़े होंगे, देखना कहीं बहिष्कोण तो नहीं बन रहा। तो धीरे धीरे अभी आपकी ऑप्टिक्स स्टार्ट हो रही है। अभी तक तो हम 10th क्लास की बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे। तो देखो ये क्या है? 2 थीटा। क्यों? क्योंकि ये बहिष्कोण है। बहिष्कोण क्या होता है? किसी त्रिभुज के बाहर की ओर बना कोण जो अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। कोई भी त्रिभुज है, उसे किसी एक भुजा को बढ़ा दो तो बाहर की ओर बना कोण, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बाहर की ओर बना कोण अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? बहिष्कोण कहते हैं। तो यहाँ थीटा प्लस थीटा कितना हो गया? 2 थीटा हो गया। कोई प्रॉब्लम? अब सेम चित्र यहाँ इसको यहीं फॉलो करना है। और ये हमने अवतल दर्पण के लिए ले लिया, ये किसके लिए? उत्तल के लिए।
तो देखो मैं कैसे बनाऊंगा, जो नियम यहाँ लागू किए वही यहाँ लागू करने हैं। तो देखो ये कोण थीटा है, माना कि ये कोण क्या है, कौन से को थीटा मान लो, आप इसको थीटा मान लो, ये थीटा है। तो और ये भी क्या है थीटा, ये भी क्या है थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2 थीटा। उसी के आधार पर मैंने इसको बना दिया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब देखो, अब इस चित्र के आधार पर या आप इसको या इसको किसी भी चित्र के आधार पर हम देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी संबंध देखने के लिए हमें एक लंब डालना पड़ेगा। यहाँ हल्का सा हमने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। यहाँ बिंदु, ये लगभग बिंदु P मान सकते हैं इसको। मैं लगभग शब्द लगा रहा हूँ क्योंकि बिंदु P थोड़ा दूर है या नहीं है। मैंने जो अवलंब डाला है M, और ये बिंदु P के लगभग पास है। कैसा है, लगभग पास। लेकिन जब हम इसको काम में लेंगे तो यहाँ MP काम में लेंगे। क्या लेंगे, MP। आप बोलोगे सर ये तो वक्राकार है, तो ये सीधी रेखा है, तो आप उसको MP को ऐसे क्यों कह रहे हो। तो यहाँ देखो, अन्यथा हमारे पास कोई उपाय नहीं है इस डेरिवेशन को करने के लिए, संबंध को ज्ञात करने के लिए कोई ऐसा दूसरा उपाय नहीं है कि हम MP वक्राकार लेकर के इसको सॉल्व कर दें। तो हल्की सी त्रुटि तो रहेगी। पहली बात क्या है, हल्की सी त्रुटि तो रहेगी। तो ध्यान रखना, जब इस डेरिवेशन को करेंगे तो हम MP इसको एक लंबवत मान के करेंगे। MP वक्राकार है, इसको कैसे मानेंगे, लंबवत, क्योंकि हमें यहाँ tan थीटा ज्ञात करना है। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब क्या हो जाएगा, MP। तो MP भले ही वक्राकार है लेकिन हमें कैसा मानना है, लंबवत मानना है। ऐसे यहाँ भी MP भले ही वक्राकार है लेकिन हमें कैसा मानना है, ये लंबवत, क्योंकि यहाँ जो हमने लंब डाला है, मुख्य अक्ष पर जो हमने लंब डाला है, तो वो बिंदु P के लगभग कैसा है, पास में है। ठीक है, तो अब आगे बात कर लेते हैं। अब देखो, जैसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो त्रिभुज, 2 त्रिभुजों में बात करेंगे, एक तो ये वाला त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुजों में बात कर लेते हैं। देखो त्रिभुज, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ त्रिभुज, कोई सा भी ले लो आप, MCP में त्रिभुज MCP में बताओ tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इक्वल लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, MCP। इस त्रिभुज में लंब क्या है, थीटा के सामने की बजाय लंब, तो MP बटे CP। आप वो MP तो वक्राकार है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, हमें इसको लंब मानना है, हमें इसको सीधी रेखा माननी है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है फिर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, MP लंब बटे आधार क्या है, CP। तो यहाँ तक क्लियर। अब देखो, अब बात कर लेते हैं किसमें, अब यहाँ मैं बात करूँ थीटा, tan थीटा लगभग क्या हो जाएगा, अल्प कोण के लिए। किसके लिए, अल्प कोण के लिए। आप हो ये अल्प कोण क्या फफूंद है, समझ लेते हैं। देखो यहाँ tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, MP/CP। और बात करें हम त्रिभुज MFP में tan 2 थीटा कितना हो जाएगा भाई, 2 थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, MP बटे आधार क्या है, FP है या नहीं है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने कहा है अल्प कोण सन्निकटन। तो अल्प कोण क्या होता है, देखो मैं यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ अल्प कोण के लिए, किसके लिए, अल्प कोण के लिए tan थीटा लगभग थीटा, घबराना मत कि ये क्या हो रहा है, अभी देखेंगे क्यों हो रहा है। तो tan थीटा लगभग थीटा हो गया है और tan 2 थीटा लगभग 2 थीटा हो गया है। अब ये देख लेते हैं क्यों। हालांकि जो बच्चे मुझ पर लास्ट ईयर पढ़े होंगे उनको मैंने 11th क्लास में ये बात समझाई थी कि sin थीटा लगभग थीटा होता है अल्प कोण के लिए, tan थीटा लगभग थीटा होता है अल्प कोण के लिए। तो अल्प कोण की कंडीशन में ये लगभग कैसे हो जाते हैं, बराबर। उसका tan लो या मत लो, वो उसी के मान के बराबर हो जाता है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो हमने 2 त्रिभुज लिए हैं यहाँ और दोनों त्रिभुजों में tan निकाल लिया है। 2 त्रिभुज लिए और दोनों त्रिभुजों का क्या निकाल लिया है, tan ले लिया है। और दोनों त्रिभुजों में जैसे जो भी कोण है, जैसे थीटा है, इसका भी tan थीटा ले लिया, इसका 2 थीटा, इसका tan 2 थीटा ले लिया। अब अल्प कोण की कंडीशन ये होगी, देखो अल्प कोण को समझ लो। अल्प कोण क्या है, जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये कोण थीटा है, ये कांड है,
और ये थीटा के सामने की जो लंब ये हो गई, और आधार ये हो गई। अगर मैं बात करूँ साइन थीटा की, किसकी? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल क्या होगा? लंब बट्टे कर्ण, और टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा क्या होगा बताओ? आधार बट्टे लंब, या लंब बट्टे आधार, सॉरी, लंब बट्टे आधार, ये तो होगा। लंब बट्टे आधार क्या हो गया? टेन थीटा हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यदि ये कोण थीटा बहुत कम हो जाए, ये अल्प हो जाए, थीटा का मान कैसा हो जाए? अल्प, क्योंकि मैं अल्प कोण सन्निकटन की बात कर रहा हूँ। तो अल्प कोण के लिए ये थीटा का क्या मान कैसा हो जाएगा? बहुत कम हो गया। तो ये कर्ण कहाँ जाएगा? देखो, इसका मान बहुत कम कर दो, ये कर्ण ऐसी तो आ जाएगा। भाई ये कोण कम करेंगे तो कम कैसे होगा? इसको हम ऐसे लेके आएंगे तभी तो कम होगा। इस कर्ण को कहाँ ले जाओ? ऐसे ले जाओ, बिल्कुल आधार की तरफ। तो यहाँ कर्ण और आधार कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि A इक्वल K, किसके लिए? अल्प कोण के लिए। अल्प कोण सन्निकटन के लिए आधार और कर्ण कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये बराबर हो गए तो इसका मतलब टेन थीटा लंब बटे आधार, हम आधार की क्या कर देंगे? कर्ण कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यहाँ टेन थीटा इक्वल क्या है? लंब बटे कर्ण। क्यों? A इक्वल K कब? A इक्वल K कब? जब कोण का थीटा का मान कैसा हो? बहुत कम। थीटा का मान बहुत कम होगा तो K इक्वल A हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसको ऐसे लेके आएंगे तो ये लगभग देखो बराबर हुआ है कि नहीं? ये लगभग कैसा है? देखो बराबर है। कर्ण और आधार कैसे लगभग बराबर है, और बराबर रखते ही टेन थीटा बराबर साइन थीटा। देखो लंब बटे कर्ण किसका है? साइन थीटा का है। तो क्या हो गया? साइन थीटा मीन्स टेन थीटा लगभग बराबर किसकी है? साइन थीटा की। कब? अल्प कोण के लिए। अब हम ये सिद्ध कर लेते हैं टेन थीटा लगभग थीटा, टेन टू थीटा लगभग टू थीटा क्यों है? हमें तो वहीं पहुंचना है। तो मैं उठा लेता हूँ साइन थीटा को, क्योंकि जो साइन थीटा टेन थीटा के बराबर है अल्प कोण के लिए। तो देखो बात कर लेते हैं। ये तो मैंने प्रूव करके बता दिया आपको कि टेन थीटा साइन थीटा लगभग कैसे होते हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, कब? अल्प कोण के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपको पता है कि साइन थीटा का समुच्चय कहाँ तक होता है? साइन का समुच्चय कहाँ तक होता है? -1 से 1। भाई साइन थीटा, साइन का मान, थीटा का मान कुछ भी रख दो, साइन के अंदर थीटा का मान कुछ भी रख दो, उसका मान -1 से 1 के बीच में वेरी होगा। कहाँ तक परिवर्तित होगा? -1 से 1 के बीच में। जब इसके बीच में परिवर्तित होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमने मान ही इसके बीच में रख दिया, थीटा का मान बहुत कम रख दिया हमने, ठीक है, पहले तो हमने रखा साइन कितना भी रख लो 4850 डिग्री, ठीक है, तो उसका मान भी किसके बीच में आएगा? -1 से 1 के बीच में। यदि मैं इसको रख दूँ साइन 0.2 डिग्री तो क्या आएगा बताओ? तो भी -1 से 1 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? तो मान भी जब मैं इसके बीच में रख रहा हूँ, एक बात बताओ, जब मान मैं इसके बीच में रख रहा हूँ, कोण का मान, थीटा का मान जब मैं -1 से 1 के बीच में रख रहा हूँ, तब जो साइन अपनी वैल्यू दे रहा है, साइन थीटा का मान मैं कहाँ से कहाँ तक रख रहा हूँ? -1 से 1 के बीच में। तो साइन अपनी वैल्यू दे रहा है वो कहाँ से कहाँ तक देगा? वो -1 से 1 के बीच में ही देगा। तो उसका मान हमने रखा या नहीं रखा, उससे क्या फ़र्क पड़ा? भाई लगभग वही लगभग बराबर मान दे रहा है। तो हम कह रहे हैं कि साइन थीटा, अब ये मान कितना देगा? लगभग 0.2 के आसपास देगा, कोई अन्य राशि देगा। 0.2 तो नहीं देगा, मैं एग्जैक्ट बराबर तो नहीं कह रहा, लेकिन लगभग बराबर होगा। तो ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा? 0.2 के। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि ये समुच्चय कौन सा है? -1 से 1 के बीच वाला समुच्चय, उसी में हमने कोण का मान रखा है, तो इसका मान भी किसके बीच में प्राप्त होगा? -1 से 1 के बीच में। माना कि हमें प्राप्त हो गया 0.2 या माना कि 0.4 प्राप्त हो गया, तो हम क्या कहेंगे? लगभग बराबर कहेंगे। तो इसका कुछ भी मान प्राप्त हो हम इसके क्या कह देंगे? लगभग बराबर कह देंगे, ठीक है। तो उस समुच्चय में से मान रख रहे हैं, इसी समुच्चय में से कोण का मान रख रहे हैं, तो आउटपुट भी क्या दे रहा है? मान भी इसका क्या आ रहा है? उसी समुच्चय में से आ रहा है, वो समुच्चय बहुत छोटा है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? एक छोटे समुच्चय के लिए वही मान हमें प्राप्त हो रहा है। अब इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा लगभग थीटा हो गया, साइन थीटा लगभग क्या हो गया? थीटा हो गया। अब साइन थीटा लगभग थीटा, मैं पहले कह चुका हूँ आपको टेन थीटा लगभग थीटा है, टेन थीटा लगभग थीटा है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें पता है टेन थीटा लगभग क्या है? साइन थीटा, और साइन थीटा लगभग क्या है?
साइन थीटा लगभग क्या है थीटा, तो टेन थीटा अब क्या आ गया, टेन थीटा लगभग थीटा आ गया कि नहीं, ये हमने प्रूव कर लिया। कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हमें पता है कि हमने सिद्ध किया है कि साइन थीटा लगभग थीटा हो गया और साइन थीटा टेन थीटा के लगभग बराबर था, तो इसका मतलब टेन थीटा लगभग थीटा हो गया। तो ये अल्पकोण की कंडीशन है और इसकी मैथ की कहानी है सब, और इसकी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधी सीधी बात याद रखो, फॉर्मूले हैं, साइन थीटा लगभग थीटा होता है अल्पकोण के लिए, टेन थीटा लगभग थीटा होता है अल्पकोण के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आगे हम बात कर लेते हैं कि जब हमने दोनों मैथ कर ली तो हम टेन थीटा लगभग थीटा रख दिया, टू थीटा को साइन सॉरी टू टेन टू थीटा क्या रख दिया है टू थीटा। तो अब इनको रख लेते हैं कि थीटा इक्वल क्या है, थीटा इक्वल हमें पता है एम पी अपॉन सी पी। अरे ये तो होगा क्योंकि जब हमने इसको बराबर रख दिया तो इसमें थीटा के बराबर में क्या रह जाएगा, ये टू थीटा के बराबर में क्या रह जाएगा ये, तो थीटा इक्वल ये हो गया, ये समीकरण एक हो गया, और टू थीटा इक्वल कितना हो गया, टू थीटा इक्वल कितना हो गया एम पी अपॉन एफ पी, ये तो होगा। अब देखो ये तो अब समीकरण इसको हम क्या दे देते हैं दो। अब बात कर लेते हैं समीकरण एक व दो से, तो समीकरण एक व दो से, अब दो समीकरण इसे समीकरण में हम क्या रखते हैं, तो थीटा का मान उठा करके हम यहाँ से रख सकते हैं कि नहीं, समीकरण टू थीटा है तो थीटा का मान समीकरण से उठा करके हम यहाँ रख सकते हैं, तो रख दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा टू एम पी अपॉन सी पी इक्वल एम पी अपॉन एफ पी, कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ एम पी से एम पी कट गया, अब एम पी से एम पी कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ तक दिख रहा है क्या, टू इंटू वन अपॉन सी पी इक्वल वन अपॉन एफ पी। अब आगे बात करेंगे तो देखो इसको इधर गुणा कर देते हैं, इसका इधर गुणा कर देते हैं, तो टू एफ पी इक्वल क्या होगा सी पी, क्या हो जाएगा सी पी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आनी भी नहीं चाहिए वैसे तो एफ पी का मान क्या है, एफ पी ये फोकस दूरी होगी एफ पी क्या है फोकस दूरी है, और सी पी क्या है वक्रता त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक आर, ये क्या है वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ हम रख सकते हैं टू एफ पी क्या है फोकस दूरी एफ। अब यहाँ चिन्ह प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, जब आप चिन्ह प्रॉपर्टी लगाओगे तो यहाँ जब आप क्या लगाओगे चिन्ह प्रॉपर्टी, तो ये कैसी है देखो ऋणात्मक और आर भी कैसे ऋणात्मक, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो धनात्मक हो गया, इसके लिए भी लगाओगे तो कैसे दोनों धनात्मक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ टू एफ इक्वल कितना हो जाएगा, सी पी क्या है आर, तो यहाँ एफ इक्वल कितना हो गया आर अपॉन टू, एफ इक्वल कितना हो गया आर अपॉन टू। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट है। अतः क्या स्पष्ट है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कैसी होती है आधी होती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आगे बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बात कर लेते हैं, तुमने क्या सिद्ध कर लिया, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कितनी होती है दुगनी होती है, आप ये कह सकते हो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कैसी होती है आधी होती है। अब बात कर लेते हैं दर्पण समीकरण की, किसकी बात करेंगे दर्पण समीकरण की। अब देखो दर्पण समीकरण, अब आगे बात कर लेते हैं दर्पण समीकरण। देखो दर्पण समीकरण के लिए सूत्र व्युत्पन्न कर लेते हैं। हालांकि आपने 10th क्लास में इसको पढ़ा है कि दर्पण समीकरण क्या होता है कि बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी व फोकस दूरी के मध्य संबंध को बताने वाले समीकरण को हम कहेंगे दर्पण समीकरण। तो यदि दर्पण समीकरण के बारे में पूछा है कि दर्पण समीकरण क्या है, तो बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के मध्य संबंध बताने वाले समीकरण को हम दर्पण समीकरण कहते हैं, जिसके बारे में आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था। उसको हम यहाँ व्युत्पन्न करके देख लेते हैं कि वो दर्पण समीकरण किस प्रकार से आया। तो अपना टॉपिक क्या है, दर्पण समीकरण। दर्पण समीकरण देखो
मैं एक किरण आरेख बना लेता हूँ। एक स्थिति ले लेते हैं कि जब वस्तु अनंत व सी के मध्य स्थित हो। वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत व सी के मध्य। उसको किरण आरेख को लेकर के हम दर्पण समीकरण व्युत्पन्न करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ अवतल दर्पण ले लेता हूँ। तो जैसे हमारे पास अवतल दर्पण है एम डैश क्या है हमारे पास? अवतल दर्पण। इसको ढंग से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें सूक्ष्म बातें बहुत ज़्यादा हैं जिनको ठीक से समझने की ज़रूरत है। तो हमारे पास एम डैश क्या है? एम डैश ये ध्रुव पी है। अब देखो इस अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु स्थित है ए बी, माना कि इसको मैं रख लेता हूँ अनंत व सी के मध्य। तो यहाँ फोकस बिंदु होगा माना कि, और यहाँ वक्रता केंद्र सी होगा, और ये इनफाइनाइट है ही। तो वस्तु को हमने इनफाइनाइट व किसके मध्य रख लिया है? वस्तु क्या है? ए बी वस्तु है। अब किरण आरेख बनाना आपसे आता है, क्योंकि मैंने कई बार बता दिया है। तो यहाँ जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है कि नहीं? अब कोई दूसरा नेम लगा दो, कोई सा भी जो आपके मन में आए। माना कि मैं लगा देता हूँ ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण वाला। तो अब दूसरी कोई प्रकाश किरण यदि ध्रुव पर आपतित होती है तो जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर क्या हो जाएगी? वो परावर्तित हो जाती है। होती है कि नहीं? प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ हो गया? हमें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ है? बी डैश और ए डैश, उल्टा प्रतिबिंब है। तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ हुआ है? सी व एफ के मध्य। अब इस किरण आरेख की सहायता से हम दर्पण सूत्र ज्ञात करेंगे, दर्पण समीकरण ज्ञात करेंगे। तो देखो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, अन्यथा भूल जाएंगे, क्योंकि हम इसमें त्रिभुज लेते हैं और त्रिभुजों को समरूप करते हैं। जब इस डेरिवेशन को करेंगे तो त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा? हमें समरूप करना पड़ेगा। और इसमें ढेर सारे त्रिभुज दिख रहे हैं, लेकिन हमारे काम के कौन से वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको ये दो इमेज आपके माइंड में बिठा के रखनी है। एक तो ये वाली इमेज देखो, ये इमेज देखो कहाँ बन रही है, और एक दूसरी इमेज ये दोनों इमेज आपको अपने माइंड में सेट करके रखनी है। यदि ये दोनों इमेज आपके माइंड में सेट है तो त्रिभुजों को आराम से समरूप कर लोगे। ये दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है, ये दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है। जब दोनों त्रिभुजों को आपस में इस प्रकार से समरूप कर देंगे तो उनकी भुजाओं को समान अनुपात में रख देंगे। तो इस प्रकार से आगे हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले टारगेट हमारा क्या है कि त्रिभुजों को समरूप करना। तो अब ये वाली आकृति खोजो, इसमें सर्च करो। ये आकृति देखो ए बी पी बी डैश ए डैश। अब फाइंड कर सकते हो उसको। देखो मैंने नामकरण कर दिया, आप तो देख सकते हो उसमें। अब ये वाली आकृति कौन सी है? इस बिंदु को मैं एम को यहाँ ले लेता हूँ, काम में ले लेता हूँ कि ये जो बिंदु है देखो दर्पण को भी व्यक्त कर देगा और इस बिंदु को भी व्यक्त कर देगा। ये एम है, ये अकेला बिंदु दो काम आ जाएगा, दर्पण को भी व्यक्त कर देगा और जहाँ किरण आपतित हो रही है उस बिंदु को भी व्यक्त कर देगा। तो एक त्रिभुज ये कौन सा? देखो एम पी एफ बी डैश ए डैश। देखना दोनों आकृतियों को। देखो ये इमेज इसमें कहाँ है और ये वाली इमेज इसमें कहाँ है। और नामकरण करने के बाद में तो इजी हो गया है जानना कि कौन सी इमेज कहाँ है। देखो विचार करो इस चीज़ पर, क्योंकि ये चीज़ जब समझ में आ गई तो आगे डेरिवेशन में कुछ नहीं है। तो देखो ये वाली इमेज है वो ये है कि ए बी और ये पी है, और ये वाली ये कंडीशन हो गई। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली इमेज हो गई क्लियर। अब नेक्स्ट दूसरी कहाँ है? दूसरी इसमें देखो, एक तो ये है, यहाँ से आप स्टार्टिंग कर लो। जैसे यहाँ से स्टार्टिंग कर ली हमने, एक ये वाली और ये कि ये इसको लंबवत मान के चलेंगे, और एक ये और इस प्रकार से। क्लियर? दोनों इमेज माइंड में क्लियर है। आप इसको अलग कलर से देख लो, इसको अलग डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ मैं। तो ये हो गई। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? तो हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है, और समरूप कर देंगे उसके बाद में भुजाओं को समान अनुपात में रख देंगे।
तो हमारे 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे, उससे हम आगे डेरिवेशन को कर लेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि त्रिभुज ए बी पी, अरे इन त्रिभुजों में, इन दोनों त्रिभुजों में, पर इस लैंग्वेज को तो आप लिख सकते हो कि डेरिवेशन करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, माना एम डैश कोई अवतल दर्पण है जिसके सामने ए बी वस्तु स्थित है, जिसका प्रतिबिंब हमें जिसके सामने वस्तु ए बी स्थित है, जो कि कहाँ है, सी व अनंत के मध्य, जिसका प्रतिबिंब हमें सी व एफ के मध्य प्राप्त होता है, जिसका किरण आरेख निम्न है। तो आप इस प्रकार से लिख दोगे। लिखने के बाद में आपको क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज उठा लेंगे हम और इन दोनों त्रिभुजों को उठा लेंगे और उनको समरूप करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं त्रिभुज ए बी पी और पी बी डैश ए डैश, इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले बात करेंगे। तो त्रिभुज सबसे पहले त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में मतलब क्या होगा, सबसे पहले हमें समरूप करना है। तो समरूप करने के लिए समरूपता नियम आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ देखो ये वाला कोण कितने का है, 90, ये वाला कोण कितने का है, 90, तो ये 90 है और ये भी कितने का है, 90, ये भी कितने का है, 90। अब ये कोण I इक्वल R, ये वाले दोनों कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो I इक्वल R हो गया। तो इसका मतलब इस दोनों त्रिभुजों में एक तो ये कोण बराबर है और एक ये कोण इसके बराबर है। इसका मतलब डबल ए रूल से तो हम कह सकते हैं यहाँ त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में कोण B बराबर किसकी है, कोण B डैश, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री। कैसे है वो, समकोण है या नहीं है, अरे लंबवत में वस्तु सीधी रखी है मुख्य अक्ष पर। अब बात करी जाए किसकी, कोण ए पी बी इक्वल कोण ए डैश पी बी डैश, क्यों भाई, कोण ए पी बी, एक तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हैं, क्यों, परावर्तन के नियम से। जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो जितने कोण पर आपतित होती है उतने कोण पर परावर्तित हो जाती है। तो इसका रीजन क्या है, चूंकि परावर्तन नियम। अब 2 कोण हमने बराबर कर दिए, किसी त्रिभुज में हमने कितने कोण बराबर कर दिए, 2 कोण। और जब 2 कोण बराबर कर दिए तो डबल ए रूल आपने पढ़ा है। डबल ए रूल से ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, तो डबल ए नियम से, डबल ए नियम का मतलब एंगल रूल। तो यहाँ डबल ए नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। तो त्रिभुज ए बी पी समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो ये इसके कैसा हो गया, समरूप हो गया। और समरूप हो गया तो आपको बताया कि समरूप, जो भी समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं कि नहीं। तो इनकी भुजाओं को हम कैसा रख लेंगे, समानुपाती रखेंगे। जब समानुपाती रखेंगे तो देखो, और कौन सी भुजाओं को, संगत भुजाओं को। तो यहाँ ए बी बटे ए डैश बी डैश, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश, अरे ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल, अब देखो, और इसको ले लेते हैं बी पी बटे बी डैश पी, अरे इनकी संगत भुजाओं को हमें क्या रखना है, समानुपाती। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और बी पी अपॉन बी डैश पी। भाई हमें इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, तो उनकी भुजाओं को, संगत भुजाओं को किस में रख दूँ, समान अनुपात में रख दूँ। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को लेंगे तो बी पी अपॉन बी डैश पी, ये तो समीकरण 1 हो गया। अब ऐसी बात कर लेते हैं इन त्रिभुजों में, इन दोनों त्रिभुजों में। तो हमें पता है ये कोण देखो शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं है, और ये कोण कैसा है, 90। देखो इस वाले, ये भाग तो वक्र है बट हम इसको 90 मान के चलेंगे, ठीक है। ये भी 90, ये भी 90, और ये वाला कोण कैसे हो गए, शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं है। तो इसका मतलब जब हम बात करें किसमें, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज एम पी एफ में, बताओ क्या होगा। ये बात तो समझ में आ रही है, इसको आप माइंड में ये दोनों इमेज बिठा लेना, अन्यथा ऐसे त्रिभुज तो और भी बन रहे हैं, आप किसी दूसरे को ले बैठोगे तो गलत हो जाएगा डेरिवेशन। तो हम
अपनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारी व्यवस्था क्या हो रही है, इन दोनों से बन रही है और इन दोनों से। तो इसको अलग से क्रॉप कर लो इसमें से, माइंड में इसको इस चित्र को बैठाओ। ये तो डायग्राम बनाने के बाद, रे डायग्राम बनाने के बाद ये चित्र अपने माइंड में बैठा लिया तो इससे बिल्कुल ईजी हो जाएगा। बाकी आप त्रिभुज उल्टे सीधे ले लिए तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ ए डैश बी डैश, इन दोनों को हमें क्या करना है, पहले समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए कोण बी डैश एफ ए डैश इक्वल कोण एम एफ पी। रीजन बताओ जल्दी फटाफट, कारण कमेंट में। भाई ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर। कौन कौन से हैं ये दोनों, एक तो ये और एक ये। दोनों कोण कैसे हैं, शीर्षाभिमुख। तो कोण कैसे हैं, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण है तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, देखो ये दोनों बराबर हो गए और ये कोण 90 है ही। कोण बी डैश इक्वल कोण पी, चूंकि कैसे हैं 90 डिग्री के हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो वही डबल ए रूल फिर लग गया। तो डबल ए नियम से, डबल ए नियम से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप किसको है, त्रिभुज एम पी एफ। और जो समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। तो समानुपात में भुजाएं रख दो। तो देखो एक तो एम पी बटे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, एम पी बटे ए डैश बी डैश यूकल, ये तो इसके अनुपात में रख दी हमने, और ये किसके अनुपात में रख देंगे, इसके अनुपात में। तो क्या हो जाएगा, एफ पी अपॉन बी डैश एफ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे चलें। अब देखो यहाँ एम पी को मैं बराबर लिख सकता हूँ ए बी, ये पॉइंट याद रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। एम पी को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, ए बी के। क्यों, देखो ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, समांतर हैं। तो ये इसकी जितनी ऊंचाई होगी वो भले वक्राकार है, मैंने कहा है लंबवत मान के चलेंगे, तो ये इसके बराबर में क्या होगी, एम पी। देखो ए बी के बराबर में क्या हो गई, एम पी हो गई कि नहीं। तो एम पी बराबर ए बी। तो चूंकि हम यहाँ क्या कर सकते हैं, चूंकि एम पी बराबर ए बी है या नहीं है, तो एम पी की क्या रख देंगे हम, ए बी रख देंगे। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये दोनों आप याद रखना किस प्रकार से, ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब ये इमेज माइंड में बैठानी है, अब इनको मैं हटा रहा हूँ। अब जब ऐसी बात है, कैसी बात है, एम पी बराबर ए बी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, एम पी की क्या लिख देंगे, ए बी। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इक्वल कितना हो जाएगा, एफ पी बटे बी डैश एफ। कोई प्रॉब्लम, इसको समीकरण 2 दे दो। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ त्रिभुजों को केवल हमने समरूप किया है, उनकी संगत भुजाओं को समान अनुपात में रखा है। और बस यहाँ एक चीज़ याद रखने वाली है कि जहाँ एम पी काम आएगा, एम पी के बराबर में क्या लिखना है, ए बी। देखो एम पी ए बी के बराबर है या नहीं है, बराबर है, तो हमने इसको बराबर कर दिया। तो मैं इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गए। अब ये देखो कि हमारे पास कौन कौन सी भुजाएं उपलब्ध है, कौन कौन सी नहीं है, और जो नहीं है तो उसको जो भुजाएं हमारे पास हैं उनके पदों के रूप में व्यक्त करेंगे। अब ये बात याद रखनी है कि जो भुजाएं हमारे पास हैं तो वो तो है ही, और नहीं है उनको हम उनके पदों में लेके आएंगे जो भुजाएं हमारे पास हैं। तो इसके लिए देखो ए बी हमारे पास है क्या, ए बी नहीं है, तो ये तो समीकरण पहले और दूसरे से चला जाएगा, क्योंकि समीकरण 1 और 2 की शक्ल देखो कैसी है, देखना बढ़िया है क्या, समीकरण 1 और 2 की शक्ल देखना, इसमें क्या चीज़ कॉमन है, दोनों की शक्ल बढ़िया है। तो लिख दो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इसके बराबर है। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर, देखो ये भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये भी क्या है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो ये दोनों कैसे हो गए बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से कोई प्रॉब्लम। अब समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे तो बी पी अपॉन बी डैश ए डैश,
तो बी पी अपॉन बी डैश पी, भाई बी पी अपॉन बी डैश पी यूगल कितना हो जाएगा, एफ पी अपॉन बी डैश एफ। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, बराबर में रख दिया। अब देखो जो हमारे पास हैं उनको लिखो, देखो बी पी, बी पी, बी पी क्या है, बिंब दूरी। भाई बी पी क्या है, ब्लड प्रेशर नहीं है, बिंब दूरी है। यहाँ क्या है, बिंब दूरी है। अब बात की जाए किसकी, बी डैश पी, तो बी डैश पी ये कौन सी दूरी है, ये प्रतिबिंब दूरी है। भाई ये प्रतिबिंब बनाए, और ये कौन सी दूरी है, बिंब दूरी, अर्थात वस्तु की दूरी। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बिंब दूरी अर्थात वस्तु की दूरी, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब दूरी। तो बिंब दूरी को मैंने कहा बताया था कि यू से व्यक्त करते हैं, बिंब की दूरी को यू से और प्रतिबिंब की दूरी को वी से। तो देखो हमारे पास दोनों हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एफ पी फोकस दूरी, भाई एफ पी फोकस दूरी है हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बी डैश एफ, बी डैश एफ, अब ये नहीं है, अब क्या करें, समस्या है? अरे नहीं है, कोई समस्या नहीं, उसको अन्य पदों में लिखो, जो हमारे पास हैं उन्हीं के पदों में लिखो। तो बी डैश एफ, बी डैश एफ है, तो मैं बी डैश एफ को कैसे लिख सकता हूँ, मुझे यही तो ज्ञात करनी है बी डैश एफ। जब मुझे बी डैश एफ ज्ञात करनी है तो बी डैश पी में से यदि मैं एफ पी घटा दूँ तो बी डैश एफ आ जाए, आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि बी डैश पी में से, बी डैश पी में से यदि मैं एफ पी घटा दूँ तो बी डैश एफ आ जाएगा। और अगर ऐसा करने पर देखो हमें पता है, क्योंकि ये देखो बी पी अपॉन बी डैश पी यूकल, बी पी अपॉन बी डैश पी यूकल क्या हो जाएगा, एफ पी हमारे पास है तो एफ पी को एफ पी बना रहने दो। अब हमारे पास बी डैश एफ नहीं है तो इसमें से इसको घटा दो। तो देखो बी डैश पी में से किसको घटा दिया हमने, एफ पी को। विचार करो कि सही किया है कि नहीं, सही है। अब देखो हमने ये बी डैश पी में से क्या घटा दिया, एफ पी घटा करके हमें ये प्राप्त हो गया। इसमें से जब हमने इसको घटाया है तो हमें ये प्राप्त हो गया। जब ये प्राप्त हुआ है तो अब देखना बी डैश पी हमारे पास है क्या, बी डैश पी प्रतिबिंब दूरी है हमारे पास, एफ पी क्या है, फोकस दूरी हमारे पास है। तो सभी राशि हमारे पास हैं, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, ये सभी के पदों हमने लिख दिया। अब चिन्ह परपाटी से यहाँ क्या रखनी है, मान रखनी है, सॉल्व करना है, आपका दर्पण समीकरण आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आगे बात कर लेते हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया वाला, लो जल्दी फटाफट। अब आगे बात कर लें। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में क्लियर करनी है, कुछ है नहीं इसमें इसको व्युत्पन्न करने में। और ध्यान रखना कभी कभार क्या इस चैप्टर कुछ डेरिवेशन फिक्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, 1-2 साल छोड़ करके, मतलब 1 साल छोड़ करके एग्जाम में आते ही हैं। फिक्स है, देखो एक तो लेंस सूत्र, एक दर्पण समीकरण और एक प्रिज्म द्वारा अपवर्तन है, फिक्स है। इसमें से एक न एक आपको मिल जाएगा एग्जाम में, 4 नंबर में ये डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से आगे पढ़ लेते हैं कि इनके मान रख लो, कौन सी परपाटी से, चिन्ह परपाटी से, चिन्ह परपाटी से। तो चिन्ह परपाटी से जब इनके मान रखेंगे तो बीपी बराबर क्या है, बीपी इक्वल क्या है बताओ, इतना तो देख सकते हो। बीपी देखो चित्र में बिंब दूरी है तो यू से व्यक्त करते हैं, धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, चिन्ह परपाटी काम आ रही है, ध्यान रखना। एक बार फिर से अभ्यास कर लेना, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी हो तो, कल की क्लास नहीं ली हो तो वो एक बार उस वीडियो को जरूर देख ले, अभी मैंने उसको प्राइवेट नहीं किया है। तो बी पी इक्वल क्या है, यू, लेकिन माइनस होगा या प्लस होगा, माइनस होगा या प्लस होगा, कमेंट्स में जल्दी बताओ। तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस होगा, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए मैंने आपको बताया था चिन्ह परपाटी से ये इधर ही तो है भाई, किरण इधर जा रही है, तो प्रकाश संचरण की दिशा में तो दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक, वही तो विपरीत दिशा में ले रहे हैं। तो प्रकाश संचरण तो इधर हो रहा है और ये हम कहाँ ले रहे हैं, विपरीत दिशा में। तो विपरीत जो प्रकाश संचरण है उसकी विपरीत दिशा में ली गई दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ तो सभी ऋणात्मक होंगी, देखो फोकस दूरी भी इधर ही है,
प्रतिबिंब दूरी भी इधर है, बिंब दूरी भी इधर है, तो सब ऋणात्मक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बी पी इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस यू, और क्या है हमारे काम क्या, बी डैश पी काम आ रहा है, तो बी डैश पी देखो इसमें खोजो, कहीं सर्च करो, बी डैश पी क्या है, माइनस वी। भाई मैंने वी को यहाँ चुटिया लगा दी एक, तो ऐसे डिफरेंट कर लेना, ये वी है, ये यू है, ठीक है। ऊपर चुटिया जा रही हो तो क्या है, वी है। ये मेरा रिप्रेजेंटेशन, बाकी ऐसे नहीं है वी, क्योंकि ये जब लिखते हैं तो एक जैसे लगते हैं, तो कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए ये काम करना पड़ रहा है। बी डैश पी, बी डैश पी, एफ पी, एफ पी देखो वहाँ क्या है, एफ पी इक्वल क्या है, एफ पी फोकस दूरी, ये भी ऋणात्मक होगी, माइनस एफ। अब इसको कहाँ रख दो, सूत्र में योगी तो रख दो, बी पी क्या है, माइनस यू अपॉन बी डैश पी क्या है, बी डैश पी क्या है, माइनस वी यूकल एफ बी क्या है, माइनस एफ अपॉन बी डैश पी, बी डैश पी माइनस वी। अब एक माइनस यहाँ लगा है, एफ पी, तो एफ पी एक माइनस एफ हो गया। अब एक माइनस तो यहाँ पहले से ही लगा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस एफ। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो इसका मल्टीप्लाई इधर, जैसे माइनस से माइनस कट गया, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। जब ये तो देखो माइनस से माइनस कट गया, एक बार लिख देता हूँ, यू अपॉन वी इक्वल माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस यू वी, और ये किसका होगा, प्लस का, प्लस यू एफ इक्वल माइनस, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस एफ वी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, या एक काम करो कि एफ वाले को तो हाँ यही बना रहने दो, और इसको हम कहाँ ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं। उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो किसका हो जाएगा, प्लस का। या एक काम कर लो, एफ वाले को एक पास कर लो, जिससे एफ कॉमन आ जाएगी। बेस्ट ऑप्शन ये कि इसको एफ वाले को इधर कर लो, उसको उधर ले जाओ, तो यू एफ इसको इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस एफ वी। अब यहाँ से क्या है कि एफ कॉमन आ जाएगी, तो अपनी व्यवस्था बन जाएगी। तो यहाँ इक्वल इसको कहाँ ले जाते हैं, उधर, तो यू वी। कोई प्रॉब्लम, पक्षांतरण किया है, बस क्या किया है, पक्षांतरण किया है। देखो इसको तो मैं इधर ले गया और इसको मैं इधर ले आया। अब देखो एफ क्या आ गया इसमें से कॉमन, तो एफ कॉमन आ जाएगा, तो एफ यू प्लस वी यूकल यू वी। अब देखो एफ को तो नीचे इधर ले जाओ, इसको कहाँ ले आते हैं हम, इसके नीचे, तो यहाँ तक तो दिख रहा होगा, तो u प्लस वी अपॉन यू वी यूकल 1 अपॉन एफ। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे जल्दी फटाफट। भाई कैलकुलेशन है, यू वी को तो मैं कहाँ ले आया, इसके नीचे, एफ को कहाँ ले गया, इसके नीचे। अब काट मार बचा दो, इसका इसमें भाग दे दो, इसका इसमें भाग दे दो, तो इससे ये कट जाएगी, यू से यू कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। और इसका दोनों पदों में अलग अलग भाग दे दो। जब हम अलग अलग भाग देंगे, जब इसका अलग अलग पदों में भाग देंगे, तो देखो u से u कट गया, क्या बचा, 1 अपॉन वी, 1 अपॉन वी। यहाँ क्या बचा, v से v कट गया, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन यू, यू कल 1 अपॉन एफ। यही क्या है, यह है दर्पण समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। तो इसमें कुछ है नहीं, समझ में आ गया कि नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, फिर से मैं इसके डायग्राम को उसको रिपीट कराऊंगा, फिर इसको यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी करो। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो अब इस डेरिवेशन की थीम समझ लो कि हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने क्या किया कि किरण आरेख बनाया, अवतल दर्पण को लेकर के हमने क्या बनाया, किरण आरेख बनाया। और किरण आरेख कैसे बनाया था कि वस्तु को हमने कहाँ रख लिया था, सी व एफ के, सॉरी अनंत व सी के मध्य, अनंत व सी के मध्य रख करके हमने किरण आरेख बना ली, जो कि आप पर आता है बनाना। अब इसमें से क्या है, हमने माइंड में एक इमेज क्लियर की, क्योंकि हमें त्रिभुजों को समरूप करना था, तो वो त्रिभुज सर्च करने थे कि कौन से त्रिभुज हैं जहाँ से अपनी व्यवस्था बन जाएगी, जहाँ से अपना डेरिवेशन हो जाएगा, या जहाँ से बिंब प्रतिबिंब और फोकस दूरी के मध्य संबंध व्युत्पन्न हो जाएगा। तो वो त्रिभुज, जैसे मैंने आपको बताया था, ये इमेज माइंड में बिठा लेना, ये वाली इमेज,
कि हमें ये वाले त्रिभुज लेने हैं। एक तो ये त्रिभुज हो गया, ये दोनों त्रिभुज हो गए, और एक दूसरा त्रिभुज लेना है। वो कौन सा लेना है, उसको हम यहाँ बना लेते हैं। तो वो दूसरा त्रिभुज लेना है, वो हमें इस प्रकार से लेना है, ये वाला। तो ये इमेज हमें क्रॉप करनी है किसमें से, इस चित्र में से। अब आप देख सकते हो इमेज कहाँ है, तो ये वाली इमेज, एक तो ये रही भाई, एक तो ये वाली इमेज है, एक तो ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया, ये तो ये इमेज हो गई। और ये वाली इमेज कहाँ है, ये वाली इमेज ये रही। तो आप इसको एक ट्रिक रूप में कह सकते हो कि हम ऐसे याद रख सकते हैं। अब इनमें देखो, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है और इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। हमने दोनों को समरूप सिद्ध कर दिया। फिर इस बीच में एक स्टेप ऐसा आएगा कि जहाँ क्या है कि ये वाली वजह MP आएगा। MP को किसके बराबर रखना है हमें, AB के। MP को AB के बराबर रखते ही हमारी जो दोनों समीकरण है उसका एक पक्ष बराबर हो जाएगा। जैसे AB अपॉन A', ऐसे ही पहले समीकरण में आया था। तो पहले और दूसरे समीकरण को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, पहले और दूसरे समीकरण से लिख देंगे। फिर हमें हमारे माइंड में ये बिठाना है कि हमें ये देखना है कि कौन कौन सी भुजाएं हमारे पास हैं, कौन कौन सी नहीं है। तो हमें संबंध ज्ञात करना है बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में। तो ये तीनों के रूप में ही हमें भुजाओं को लेना है। तो जब हम इसको देखते हैं, BP हमारे पास है भाई, BP हमारे पास है, क्या है, बिंब दूरी है। B' क्या है, B' क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। FP क्या है, ये फोकस दूरी है। और हमारे पास क्या नहीं है, B'F नहीं है। तो B'F को हम उन पदों में लेके आएंगे जो हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास क्या है, B' है और AP है। तो दोनों के अंतर से यहाँ से और यहाँ तक घटा दिया जाए तो ये आ जाएगी। तो दोनों के अंतर से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो हमने इसके पदों में बदल दिया। तो ये मैं आपको डेरिवेशन के स्टेप बता रहा हूँ। यदि इस प्रकार से आप प्रत्येक डेरिवेशन के स्टेप आपके माइंड में हैं तो रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उन डेरिवेशन को आराम से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ चिन्ह परपाटी से केवल उसके मान ही तो रखने हैं, बिंब दूरी रखनी है, प्रतिबिंब दूरी रखनी है। तो इस प्रकार से हमें इनकी क्या रखनी है, मान रखनी है। और मान रखने के बाद उसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। और सॉल्व तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। एक बार क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ फिजिक्स के किसी भी डेरिवेशन की आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी बात है, वो स्थायी हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप तो पढ़ने का एक ही सिस्टम रखा करो। मैं आपको बताऊँ, जैसे किसी टीचर ने कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया तो उस टॉपिक को आज आपने कम से कम 2 बार पढ़ा। 2 बार पढ़ने के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया, कंठस्थ हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर उसको कम से कम 2-3 दिन बाद, 3 दिन बाद फिर से रिवाइज करना है। फिर उसको आपको रिवाइज करना है कम से कम 10-15 दिन बाद, फिर 1 महीने बाद। अगर आपने इसी सिस्टम से किसी चीज़ को पढ़ा है, रिवीजन होता है वो एक तो तुरंत पढ़ा आपने, टीचर ने पढ़ाया तुरंत पढ़ा, उसके बाद में फिर 5 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, मतलब वीकली मंथली, इस प्रकार से अगर रिवीजन आपने सेटल कर लिया है तो मानता हूँ आप किसी चीज़ को भूलोगे नहीं वो। और लेकिन आप क्या करते हो, आपने पढ़ लिया, पेंडिंग कर दिया, पढ़ लेंगे 2-3 महीने बाद, ठीक है। तो ऐसे तो भूलोगे ही, फिर कहोगे कि हमें याद नहीं होता, हम भूलते हैं। सबकी मेमोरी एक ही है। मैं मानता हूँ बस मेहनत की कमी होती है। कोई नालायक होता है तो कोई अच्छा बच्चा होता है। तो जो नालायक है वो नहीं पढ़ते हैं, तो वो उनके लिए कहते हैं कि साहब हमारा माइंड काम नहीं करता। उनका माइंड काम नहीं, उसका सब कुछ काम करता है, बट वो बस यही है कि आलसी जीव है, लेजी क्रीचर है। तो वो आलसी जीव है, कारण यही है बस। और चलो ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको डेरिवेशन की थीम अपने माइंड में बिठानी है और उसको सॉल्व करना है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो गुड बाय बच्चों। इसका एक बार स्क्रीनशॉट और लेना चाहें तो ले सकते हो। गुड बाय, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।